हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 54 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 21 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही है। और एक क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, 2000 में पूछा गया है। आगे इसका व्याख्या देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाए। कितने बाग लगाए? तो 1200 नए बाग लगाए। अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगाया। अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगाया। तो आगे चलते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है कृष्ण देवराय प्रथम, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी है कृष्णराय द्वितीय। और ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर जाएगा आपका 22 का सी के साथ जाएगा। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक भारत आया था। तो ऑप्शन आपका सी सही है, देवराय द्वितीय। और ये देखिए आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो किसके शासनकाल में अब्दुल रजाक भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और देवराय द्वितीय का जो शासनकाल है वो 1422 से 1446 तक है। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत सदाई व मज उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। तो अब्दुल रजाक का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है? तो सदाइन व मज उल बहरीन, जिसमें उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, ये बताना है। ऑप्शन ए है लोदी वंश का, ऑप्शन बी है सैयद वंश का, ऑप्शन सी है तुगलक वंश का, ऑप्शन डी है खिलजी वंश का। तो आंसर हो जाएगा आपका सैयद वंश का। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई या राज्य हुआ? तो वो था सैयद वंश 1414 में। व्याख्या देखिए। तैमूर के आक्रमण 1398, तैमूर का आक्रमण कब हुआ है? एक डेट दे देता है मिलान करने के लिए, तो इसको भी याद रखना है। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी ने तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। तुगलक शासन को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। जो आपका एक खिज्र खान था वो तैमूर द्वारा नियुक्त क्या है? लाहौर का क्या था? सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। तो 1414 में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से
किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? एक नगर बसाया जहां आगरा है या आगरा नगर बसाया, एक किसने बसाया था ये बताना है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, डी ए सिकंदर लोदी। तो आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने जो है आगरा नगर को बसाया था, ऑप्शन डी आप सही कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए। 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से क्या है, सिंहासन पर बैठा। तो इस तरह सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी जो है उसका नाम निजाम खां था, इसको आप जरूर याद रखिएगा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई। तो सिकंदर लोदी था, उसने जो आगरा नगर की स्थापना की और किस उद्देश्य से किया था, तो वह जो है राजस्थान के जो शासकों के पर नियंत्रण के उद्देश्य से उसने नगर बसाया था और वहीं पे उसने अपनी राजधानी है परिवर्तित कर कहाँ बना दिया, तो आगरा को बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए भी प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। गज ए सिकंदरी जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के बाद उसने सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसने स्वयं एक के आदेश से एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी नाम रखा गया। जो आयुर्वेद का ग्रंथ था उसका जो फारसी में अनुवाद किया था। उसके समय में गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। जो लज्जत ए सिकंदर शाही है वह किस विधा की रचना है, तो गायन विधा की रचना है, इसको याद रखिएगा। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौक था। जैसे औरंगजेब बीड़ा बजाने का शौकीन था, तो उसी तरह जो सिकंदर लोदी है वह शहनाई को सुनने का बहुत शौकीन था। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे है कि वह गुलरुखी नाम से उपनाम से कविताएं लिखता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से कौन कविताएं लिखता है, तो सिकंदर लोदी का नाम आ जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन ए है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी है हरिहर प्रथम, 2 बार हरिहर प्रथम, यहाँ पे द्वितीय रहना चाहिए, तो हरिहर इसको द्वितीय कर लीजिएगा, हरिहर द्वितीय, ठीक है। और इसके बाद बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी सही हो जाएगा, हरिहर द्वितीय आपका आंसर हो जाएगा। हरिहर द्वितीय जो है आंसर आपका हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा और हरिहर द्वितीय का जो शासनकाल है वो कितना है, तो 1377 से 1407 है। तो उसका जो शासनकाल है दोस्तों वह 1377 से 1407 है हरिहर द्वितीय का। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला। तो जो हरिहर द्वितीय है वह कई इलाकों को जीतता है, जिसमें कनारा है, मैसूर है, त्रिचनापल्ली है, कांची है, और उसके बाद वो श्रीलंका के जो राजा है उससे भी कर वसूल किया था। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, सफलता है, पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव,
और गोवा छीनना है। तो हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में जो शामिल है वह बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। जो हरिहर द्वितीय है वह शिव का उपासक है और शिव को क्या कहा जाता है, विरूपाक्ष के भी नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, ये बताना है। ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह के साथ, बी ए कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, सी ए इस्माइल आदि खां के साथ, डी ए आपका गजपति के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा ए कुली कुतुब शाह के साथ उसने युद्ध लड़ा था। तो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था तो किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो कुली कुतुब शाह था वहाँ कहाँ का शासक था, तो गोलकुंडा का सुल्तान था। इसको आप याद रखिएगा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अच्छा क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है अधिशेष लगान, ऑप्शन बी है भू राजस्व, ऑप्शन सी है बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन डी है आपका मुद्रा प्रणाली। तो आंसर आपका बी सही होगा दोस्तों, भू राजस्व। तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, उसका जो राजस्व ज़्यादा प्राप्त होता है वो भू राजस्व से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देख लीजिए और सब क्लियर हो जाएगा। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा जैसे भूमि राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट क्या है, तो भूमि कर है, इसको याद रखिएगा, मिलान करने के लिए देता है। तो शिष्ट जो है भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। जो भूमि कर था शिष्ट, वो राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 क्या बोला जाता था, जो केंद्रीय राजस्व विभाग था उसको 58 बोला जाता था, 58 बोला जाता था या अस्थावन या अर्थवन कहा जाता था। तो इन सब बातों को आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है बीजापुर, बी ए गोलकुंडा, सी ए हम्पी, डी ए बड़ौदा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका जाएगा सी हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। हम्पी के खंडहर जो वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है, हम्पी का जो खंडहर है वर्तमान में कहाँ है, तो कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बनी विरूपाक्षा मंदिर यहीं अवस्थित है। तो जो विरूपाक्षा मंदिर है वो कहाँ है, तो कर्नाटक में है और हम्पी में है, ये याद रखिएगा। और हम्पी कहाँ है, वो कर्नाटक में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है।
आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका 60 और 62 बीपीएससी परीक्षा प्री में 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। ऑप्शन ए है शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी है विदेशी विभाग से, सी है रक्षा विभाग से, डी है वित्तीय विभाग से, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, रक्षा विभाग से। तो दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है, किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से संबंधित है। व्याख्या देख लीजिए, दीवान ए आरजी या आरिज ए मुमालिक, दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। तो जो अर्ज दीवान ए अर्ज था वो क्या था? आरिज ए मुमालिक का ही विभाग था। तो आरिज मुमालिक जो था वो अधिकारी होता था, आरिज ए मुमालिक अधिकारी होता था दीवान ए अर्ज का। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। किसने की थी? तो बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की थी, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की थी। और दीवान जो अर्ज विभाग था उसका जो मालिक होता था, उसका जो अधिकारी होता था, उसको बोला जाता था दीवान आरिज या अथवा उसको बोला जाता आरिज ए मुमालिक। तो इन सब बातों को आप जरूर याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। ऑप्शन ए है रायगढ़, ऑप्शन बी है सिंधुदुर्ग, ऑप्शन सी है पूना, डी है कोल्हापुर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही हो जाएगा, रायगढ़। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी, इसको आप सही कर लेंगे ए। व्याख्या देख लीजिए आप, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो जो राज्याभिषेक हुआ है शिवाजी का वो किस सन में हुआ है? तो 1674 में हुआ है। और जब वो राज्याभिषेक किए तो किस उपाधि को धारण किए? तो छत्रपति को धारण किए। तो छत्रपति की उपाधि किस सन में धारण किया था? तो 1674। इसको भी नोट कर लीजिएगा। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें छत्री घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। तो छत्री किसने घोषित किया था शिवाजी को? तो गंगा भट्ट। और गंगा भट्ट का क्या नाम था? तो पंडित विश्वेश्वर। ये भी याद रखिएगा। और पंडित विश्वेश्वर कहाँ के निवासी थे? तो बनारस के थे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। अगर दोनों को मिलाया जाए तो 30 से 40 क्वेश्चन हो जाते हैं कम से कम। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।